तो डियर स्टूडेंट जरा एम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। हमें एक इनफाइनाइट वायर दी गई है और एक स्क्वायर लूप का दिया गया और हमें कहा गया कि इस सिस्टम के लिए एम फाइंड करो। तो जैसे हमने स्टेप सीखे थे वैसे ही हम इसको समझेंगे। अगर हमने स्क्वायर लूप में करंट मानी तो बट ऑब्वियसली वायर से लिंक फ्लक्स ना कैलकुलेट हो पाएगा, ना स्क्वायर लूप का कोई हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पता होता है। तो हम करंट कहां मानेंगे? कांस्टेंट करंट। हम एज्यूम करेंगे कांस्टेंट करंट आई नॉट इसमें, और इसको मैं सिस्टम में 1 कह लेता हूं, इसको मैं 2 कह लेता हूं। तो अब मुझे इस स्क्वायर लूप से लिंक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? यहां से डिस्टेंस x ले लेते हैं और एक स्ट्रिप मान लेते हैं ऐसे, और लेट्स से दिस एरिया इज a, सॉरी ये साइड इज a, तो इसका जो एरिया होगा ds, इस स्ट्रिप का एरिया a ds विल बी a dx। इस स्ट्रिप की विड्थ मैंने मान ली dx, एरिया हो गया a dx। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी B1, ये हमारा DS2 हो गया। तो B1 म्यू नॉट I इनफाइनाइट वायर एक्स डिस्टेंस है अपॉन 2 पाई x। तो फ्लक्स φ21 निकालने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन। अब देखो B की डायरेक्शन ऐसे, DS एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो DS2 और B1 में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री, क्योंकि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस तरफ देखेंगे तो सभी जगह B1 ऐसे आने वाला है। तो हमने कुछ ऐसे ही इसको मान लिया। तो φ21 B1 डॉट DS2 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x इंटू a dx। और इस x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? यहां से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट होगा, B से a प्लस b तक जाएगी। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू a बाहर आ गया dx बाई x, लिमिट a से a प्लस b। तो म्यू नॉट I नॉट या I कह लो, इससे फर्क नहीं होता। I नॉट मैंने I ले लिया, I नॉट लेना जरूरी नहीं है। ln a प्लस b अपॉन a, और इसको मैं कंपेयर करूंगा m I1 से। I1 की वैल्यू यहां पर क्या है? I1 की वैल्यू यहां पर है I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो m का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I a 2 पाई, सॉरी I नहीं, म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln a प्लस b अपॉन a। दिस इज अवर आंसर। डियर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और डील करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि m की वैल्यू बताओ फॉर गिवन 2 सोलेनॉइड सिस्टम, राइट। तो एक चीज यहां पे जरा ध्यान से समझना कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन पूछा भी जाता है। इसको हम कैसे करेंगे? इसमें देखो L1 की वैल्यू ग्रेटर देन L2 दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जो आउटर वाली ये जो सोलेनॉइड है, अगर मैं इसमें करंट दूं तो ऑलमोस्ट इसके लिए ये इसके सेंटर में कहीं है, तो इसके लिए आइडियल सोलेनॉइड का काम करेगी। जैसे पीछे हमारे पहले क्वेश्चन में, तो करंट किसमें लेनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें अगर करंट मानेंगे तो यहां फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि यहां पर 1 में ये जो हमारी सोलेनॉइड S1 है, इसमें कांस्टेंट करंट I नॉट मान लेते हैं। तो अगर मैं S1 में कांस्टेंट करंट I नॉट मान लूं तो B1 की वैल्यू मेरी हो जाएगी म्यू नॉट N1 I नॉट, यानी म्यू नॉट N1 बाई L1 I नॉट, क्योंकि मिडिल के लिए ऑलमोस्ट ये जो सोलेनॉइड है ये हमारी एक आइडियल सोलेनॉइड हो जाएगी। और ये L1 भी लार्ज है और L2 तो बहुत छोटा है, और L1 काफी लार्ज दिया गया हमें प्रॉब्लम में। L1 इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ दिस। तो B1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब जब हम N2 के इस सोलेनॉइड 2 के अगर क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाए, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाला। ये मेरी S2 है, इसमें जो फील्ड है वो सिर्फ मुझे B रेडियस पे ना दिखकर केवल A रेडियस तक दिखेगा, क्योंकि ये आइडियल सोलेनॉइड है ऑलमोस्ट। ये लेंथ जो है L1 इस क्वेश्चन में कहा गया है कि L1 इज वेरी लार्ज। ये इस प्रॉब्लम का अजम्पशन है, यानी कि S1 जो है वो क्लोज टू क्या है? हमारी आइडियल सोलेनॉइड है, तभी हम इस प्रॉब्लम को कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो मुझे B दिखाई देगा वो मुझे केवल इतने ही एरिया में दिखाई देगा, और मुझे फ्लक्स निकालना है 2 में, तो ये हो गया 1। तो φ21 देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, B1 इंटू टोटल एरिया नहीं मल्टीप्लाई करते, फ्लक्स तो उतने एरिया में आ रहा है ना, वो एरिया वही तो एरिया लेना होता है जितने फ्लक्स है। फ्लक्स तो केवल पाई a स्क्वायर तक है, तो यहां पर S2 नहीं दिया जाएगा।
पाई ए स्क्वायर लेंगे, कॉइल 2 का उतना ही तो एरिया लोगे जितने मैग्नेटिक फील्ड है वो। ठीक है, फार्मूला था V1 डॉट S2, पर उसमें सारे में मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर S2 के केवल पाई ए स्क्वायर एरिया में ही मैं कॉइल एरिया कॉइल 2 का ही लूंगा। ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉइल 2 का उतना ही एरिया लूंगा मैं, कॉइल 1 का एरिया नहीं ले रहा मैं, कॉइल 2 का ही एरिया ले रहा हूं, लेकिन वही एरिया लूंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल 2 के केवल पाई ए स्क्वायर में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो गया V1 इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न ऑफ 2। नंबर ऑफ टर्न ऑफ 2 क्या है? N2। ठीक है, तो मैंने S2 की वैल्यू जो है यहां पर S2 की केवल S2 की वैल्यू तो पाई बी स्क्वायर थी जो कि लार्जर एरिया था, लेकिन इसमें से मैंने केवल कितना एरिया चूज किया? चूज मैंने S2 से ही किया है, केवल पाई ए स्क्वायर चूज किया क्योंकि बाहर फील्ड है ही नहीं। इज इक्वल टू MI नोट, तो MI नोट इज इक्वल टू हम ये वैल्यू पुट कर दे तो म्यू नोट पाई N1 N2 A स्क्वायर बाई L1 इंटू N2। तो ये एक टर्म यहां पर V1 में आई नोट है ही हमारा, जब पुट कर रहे तो ये आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा M सिस्टम के लिए कैलकुलेट हो गया। ये N2 एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप के सिस्टम स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, इसका हम M कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम डील करते हैं आईआईटी के लिए। ये प्रॉब्लम तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएगी, इसको जरा ध्यान से समझना। जेई के जो मिक्सर म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन आते हैं उसके कॉन्सेप्ट तुम इस प्रॉब्लम में सीख लोगे। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द करंट इन आउटर स्क्वायर लूप 2। ये आउटर स्क्वायर लूप है जिसको हम L2 कह लेते हैं। इफ करंट इन इनर स्क्वायर लूप 1 इज I1 इज अल्फा t, तो I1 हमें टाइम वेरिएबल करंट दी गई है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, थोड़ी सी डिफरेंट और एक अच्छी प्रॉब्लम हमें दे दी गई है। अब इसको डील कैसे करना है ध्यान से समझना, बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम है। देखो, अगर मैं देखूं अगर मुझे 2 में ईएमएफ मिल जाए तो बट ऑब्वियस है मुझे इस प्रॉब्लम में देखो I2 फाइंड करना है। फाइंड करंट, इसको मैं I2 कर लेता हूं। मुझे I2 फाइंड करना, I2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 2 बाई R2, और R2 की वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई है R। ठीक, तो ये तो मेरे पास है, तो इसका मतलब अगर मैंने एप्सिलॉन 2 फाइंड कर लिया तो आ जाएगा। अब एप्सिलॉन 2 ही तो फाइंड करना चैलेंज है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब एप्सिलॉन 2 का मेरे पास यहां पर, अब इसकी अपनी करंट तो है नहीं, इसके फ्लक्स की कारण होगी, तो इसका मतलब एप्सिलॉन 2 होगा d phi 2 1 by dt, यानी माइनस ऑफ m di1 by dt, क्योंकि ये I1 ही तो है जो इसमें इंड्यूस करा दिया। तो प्रॉब्लम में ले लेके बस मुझे m फाइंड करना है। अगर m आ गया उसको मैं पुट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि di1 by dt I1 इज अल्फा t, तो यह हो गया माइनस m अल्फा, माइनस साइन फॉर साइन और सॉरी फॉर पोलैरिटी, पोलैरिटी भी हमें फाइंड करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस माइनस साइन का आंसर हो सकता है लूप भाई जो आंसर दिया ऑप्शन में वो विद पोलैरिटी वाइज जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन इज फॉर पोलैरिटी। तो अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड होगा m अल्फा, तो I2 का आंसर हो गया m अल्फा बाई r। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि m फाइंड करना और डायरेक्शन भी बतानी है। ऑप्शन में हो सकता है माइनस साइन ना हो, ऐसे हो कि ये क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चीजें देखनी हो सकती है, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम को किया कैसे जाए। अब अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए अब मुझे m फाइंड करना। m फाइंड करने के लिए पहले प्रॉब्लम की दी हुई करंट को हटा देना, वरना कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये एक स्टेप ध्यान रखो जो मैंने पहले बताया था, प्रॉब्लम की करंट से नहीं सॉल्व करना है, एक कांस्टेंट करंट I नोट माननी है। अब जैसे मैंने वहां पे डिस्कस करा था 2 लूप वाला, मैं सेम प्रॉब्लम यहां पर अगर मैंने इसमें करंट मान ली तो आउटर लूप में फ्लक्स नहीं हो सकता, b इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a, इसीलिए दिया गया है कि कांस्टेंट करंट बाहर मान लो I नोट m कैलकुलेट करने के लिए। तो उससे यहाँ पे फ्लक्स जो सेंटर का फ्लक्स होगा वो निकाला जा सकता है, यानी phi1 निकल जाएगा सीधा सीधा। कैसे? phi12 निकल जाएगा क्योंकि हम इस करंट को I नोट मान रहे हैं, वो हो जाएगा यहां पे जो भी b आएगा सेंटर पे उसको कांस्टेंट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया इज इक्वल टू m I नोट। I नोट कैंसिल होने वाला है क्योंकि b में I नोट आएगा। अब b लिखना है, b लिखना है, इसलिए क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक ये एंगल होगा 45 डिग्री, एक वायर के कारण लिखेंगे
और चारों वायर ऐड हो जाएगा, सेम रोटेशन सेंस में है। एक वायर के कारण कैसे लिखेंगे, दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर लूप है, तो बी का आंसर कितना हो जाएगा, ये बी मुझे नेट लिखना है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि एक वायर का लिखना मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये डिस्टेंस डी कितनी होगी, बी बाई 2, 4 पाई इंटू बी बाई 2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 आ जाएगा 2 साइन 45। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा और यहां से √2 बचेगा, तो ये हो गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी। यहां पुट कर देते हैं, इनकी आई नोट है, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा जब तुम यहां पुट करोगे इस वैल्यू को, तो एम का आंसर आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन पाई बी। अब इस m की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो करंट का आंसर इसमें अल्फा बाई आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, करंट का आंसर आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करंट की डायरेक्शन। अब उसके लिए वापस से ओरिजिनल करंट को हमें देखना पड़ेगा, तो हम जरा एक बार ओरिजिनल करंट पे चलते हैं कि ओरिजिनल करंट हमारी थी कैसे। ये I1 है, इस I1 का हमें पता है, एक चीज ध्यान समझना, जैसे हम कोई रिंग बनाते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स, देखो जितनी भी फील्ड लाइंस होती है यहां से ओरिजिनेट होती है और फिर वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो अगर एक तुम कॉइल का देखो तो मैक्सिमम फ्लक्स B प्लस B जो भी है, या अगर यहां से प्लस फाइव नोट फ्लक्स आ रहा है, बाकी वो माइनस फाइव नोट इंफिनिटी तक, ये बाहर B बनेगा क्रॉस से इंफिनिटी तक जाता है। तो मेन फ्लक्स कहां डोमिनेशन में होता है, एक कॉइल का मेन जो फ्लक्स होता है, चीज ध्यान रखना, वो हमेशा डोमिनेशन में उसके सेंटर की तरफ होता है। इसका मतलब जब ये I1 और ये टाइम के साथ इंक्रीजिंग है तो इसके कारण अपना B ऐसे होगा, ये B जो कि फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखो, नहीं सॉरी क्रॉस से होगा, क्योंकि I1 की डायरेक्शन ऐसे, इस B1 की डायरेक्शन ऐसे होगी, बाहर भी होगा B, लेकिन जो मैक्सिमम जिस B का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जो कि कंसंट्रेटेड है, वो इसके अंदर होगा, यही डोमिनेट करेगा और यही डिसाइड करेगा आउटर कॉइल में करंट की डायरेक्शन को। ये रूल बहुत ध्यान से समझना, कभी इस तरह की दो कॉइल हो तो अंदर वाले में दे दे, तो ये B1 जो यहां आ रहा है सेंटर वाला, यही सब डिसाइड करता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ये डोमिनेट कर जाता है। तो B1 की डायरेक्शन ऐसे है, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें करंट ऐसे होनी चाहिए कि उसको, यानी कि इंड्यूस करंट डॉट से बाहर आना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इंड्यूस BI बाहर की तरफ आना चाहिए। ये जो I2I है ये ऐसे इसके अपोजिट आएगी और आनी भी चाहिए थी, अगर सेम आ जाती तो वो उसके फ्लक्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। और इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजिट द पोस्ट ड्यू टू विच इट इज जनरेटेड। तो इसकी मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन जो कि माइनस साइन था वो लेंस लॉ से इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और इसकी डायरेक्शन हमारी, क्योंकि I1 की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज थी, तो I2 की डायरेक्शन हमारी क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आंसर में माइनस से नहीं दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी जाती है कि भाई क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी बता दो ऑप्शन में, राइट। तो हो सकता है कि दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता मगर डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना इस क्वेश्चन में सीख लिया। डियर स्टूडेंट, एक और बहुत अच्छी हम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे। इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द करंट अक्रॉस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट t इज इक्वल टू 0 स्विच ऐसे इज क्लोज्ड। ये एक इनफाइनाइट वायर है और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें एक इंडक्टर और ये लगा हुआ है। तो अब इस प्रॉब्लम को करना कैसे है, देखो जब हम इस t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करेंगे तो एक बात ध्यान से समझो, ये सिस्टम एक वेरिएबल फील्ड में है ऐसे, तो बट अब इसको मैं 2 कह लेता हूं, इसको मैं 1 कह लेता हूं, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा एप्सिलॉन 2। अब एप्सिलॉन 2 की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये B ऐसे है तो इंक्रीजिंग होगा, तो बट ऑब्वियसली इसमें करंट ऐसे आनी चाहिए कि वो इसका अपोज करे, ये करंट होनी चाहिए ताकि वो अपोज कर सके। तो इस करंट के लिए इसमें एप्सिलॉन 2 ऐसे इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर एप्सिलॉन 2 हम निकाल लें
तो बट ऑब्वियस है इसमें जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट है वो एप्सिलॉन 2 बाई R1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ होगी और टाउ की वैल्यू होगी L बाई R। आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वही बेसिक प्रॉब्लम थी, एप्सिलॉन 2 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाला तो ये करंट I का आंसर आ गया डिफरेंस नोट। अब एप्सिलॉन 2 की वैल्यू क्या होगी, बट ऑब्वियस है अब इसके अपने कारण तो आ नहीं रहा है, तो ये होगी m, डायरेक्शन हमने देख ही लिया है, m मैग्नीट्यूड कितना होगा di1 बाई dt, तो di1 बाई dt की वैल्यू होगी अल्फा, तो हो गया m अल्फा। तो ले देखिए क्या बचा, अल्फा निकालना, ये तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। m निकालना हमने सबसे पहले क्वेश्चन में करा था, वही क्वेश्चन है। ये कांस्टेंट करंट, इस करंट को हटा दो, कांस्टेंट करंट मान लो I नॉट, इसमें फ्लक्स हमने निकाला ही था सबसे पहले क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन v डॉट ds से वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट a से 2a लेने हैं, वही एलिमेंट लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था x डिस्टेंस पे dx विड्थ का, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई x इंटू इस स्ट्रिप का एरिया a dx, तो म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई ln 2, ये I नॉट है। ये ध्यान रखना, उस आई का नहीं यूज करना होता जो फाइनल ले लिए, जब हमें m निकालना है प्रॉब्लम में। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने पिछली प्रॉब्लम में भी किया था, इसको यहां पर m के टर्म में रख लिया, m अलग से निकालना होता है कांस्टेंट करंट एज्यूम करके। ये मेथड अब आप बहुत ध्यान से समझ लेना। इज इक्वल टू m I नॉट, ये I नॉट कैंसिल हो गया, तो m का आंसर क्या हो गया, यहां पुट कर देते हैं। m का आंसर आया हमारा म्यू नॉट a ln 2 डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, इनटू अल्फा। तो ये एप्सिलॉन 2 का आंसर हो गया। तो एप्सिलॉन 2 का आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को, और टाउ की वैल्यू L बाई R। तो ये हमारी करंट अक्रॉस इंडक्टर, इसे IL कह देते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गई विद डायरेक्शन, और ये करंट इसमें ग्रो करेगी और इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 2 बाई R। तो फाइनली इस तरीके से अब ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम बहुत आसानी से, इंडक्टर लगा सकते हैं, म्यूचुअल ईएम बस लगाओ और एक इंड्यूस ईएमएफ निकाल के बैटरी लगा दो। बैटरी की पोलैरिटी वगैरह देखना मैंने सब आपको समझा ही दिया लेंज लॉ और अपने इंड्यूस ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से, बस उसको यूज करो और फिर एक नॉर्मल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं।